डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार सिंह। आज मैं 12वीं कक्षा भूगोल, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था के पाठ 10 परिवहन तथा संचार का प्रश्न उत्तर बताऊंगा। इससे पहले मैं पाठ 1 से लेकर पाठ 9 तक प्रश्न उत्तर बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। पहला प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका गो आंसर सही होगा 16। कलकत्ता मेट्रो को भारतीय रेल मंडल में शामिल कर लिए जाने के कारण रेलवे मंडलों की संख्या 17 हो गई है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो इसका गो आंसर सही होगा NH7। NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। यह बनारस से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थलों के बीच पड़ता है? इसका ख आंसर सही होगा गंगा, हल्दिया से इलाहाबाद। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था? तो इसका घ आंसर सही होगा 1923 में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। पहला प्रश्न है, परिवहन किन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है? परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताएं। इसका उत्तर देख लेते हैं। परिवहन आर्थिक क्रियाकलापों के तृतीयक वर्ग में सेवाओं के अंतर्गत आता है, जिसमें पदार्थों, वस्तुओं के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। परिवहन के 3 मुख्य प्रकार हैं। स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क, रेल तथा पाइपलाइन परिवहन। दूसरा जल परिवहन, अंतःस्थलीय एवं महासागरीय। तीसरा वायु, अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानियों की विवेचना करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। पाइपलाइनों के द्वारा द्रव एवं गैस जैसे खनिज तेल, परिष्कृत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा पेयजल आदि को परिवहन किया जाता है। एक बार पाइपलाइन बिछा देने के बाद इससे अबाधित प्रचालन होता रहता है। यह सस्ता एवं सुगम साधन है। इसे जल, थल, मरुस्थल, पर्वत, वन कहीं से भी निकाला जा सकता है। फिर भी कुछ हानियां भी इस परिवहन के प्रचालन में आती है। जैसे पहला है, इसकी क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरा, भूमिगत होने के कारण मरम्मत कार्य में दिक्कतें आती है। तीसरा, सुरक्षा के दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझी जाती। रिसाव का पता लगाना कठिन होता है। तीसरा प्रश्न है, संचार से आपका क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर देख लेते हैं। विचारों, दर्शन तथा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जिन जिन माध्यमों एवं साधनों का उपयोग किया जाता है, वे संचार के साधन हैं, अर्थात संदेशों को पहुंचाना संचार है। चौथा प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया तथा इंडियन के योगदान की विवेचना करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में
एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया वायु परिवहन का प्रबंधन एवं प्रचालन करता है। भारत में एयर इंडिया यात्रियों तथा नौभार परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है, जबकि इंडियन घरेलू तथा अंतर्देशीय उड़ानों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसे कुछ समय पहले तक इंडियन एयरलाइंस कहा जाता था। वर्ष 2005 में एयर इंडिया ने 1.22 करोड़ यात्रियों तथा 4.8 लाख टन नौभार का वहन किया, जबकि इंडियन ने घरेलू प्रचालन के द्वारा 24.3 मिलियन यात्रियों तथा 20 लाख टन नौभार को अपने गंतव्य तक पहुंचाया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। पहला प्रश्न है, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में परिवहन के प्रमुख साधनों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला, स्थल परिवहन, जिसमें मुख्यतः सड़क मार्गों से परिवहन, रेल मार्गों से परिवहन, पाइपलाइनों से परिवहन, केबिलों यानी रोपवे से परिवहन को शामिल किया जाता है। दूसरा है जल परिवहन। इसके 2 वर्ग हैं। पहला, अंतःस्थलीय जल मार्गों से परिवहन। दूसरा, महासागरीय जल मार्गों से परिवहन। तीसरा है वायु परिवहन। इसके अंतर्गत 2 तरह की सेवाएं उपलब्ध है। एक अंतर्देशीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं। इनके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में जहां सड़कें बनाना संभव नहीं होता, वहां पदार्थों, वस्तुओं एवं लोगों के आवागमन के लिए रज्जु मार्गों, केबिल मार्गों का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है। परिवहन के साधनों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है स्थलाकृति। ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय अथवा पठारी भागों में परिवहन के साधनों का विकास मैदानी यानी समतल भागों की अपेक्षा कम होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत के मैदानी भागों में सड़क एवं रेलवे मार्गों का जाल दुनिया के सबसे घने जालों में से है, जबकि हिमालय पर्वतीय भूभाग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत यह बहुत ही कम है। दूसरा है विषम जलवायु। जिन क्षेत्रों की जलवायु विषम या मानवीय क्रियाओं के प्रतिकूल है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण कम है, इसलिए वहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास भी कम होता है। तीसरा, संसाधनों की उपलब्धता। जिन प्रदेशों में संसाधनों की प्रचुरता है, वहाँ अनेक आर्थिक क्रियाओं का विकास स्वतः हो जाता है। औद्योगिकरण के विकास ने जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित किया है, जिसके कारण वहाँ परिवहन के साधनों का तेजी से विकास हुआ है। चौथा है सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ भी किसी प्रदेश के विकास को प्रभावित करती है। औद्योगिक संकुलों के विकास से जनसंख्या आकर्षित होती है तथा उन्हें गति देने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास किया जाता है। दूसरा प्रश्न है पाइपलाइन परिवहन के लाभ तथा हानि की विवेचना करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। पाइपलाइनों के द्वारा द्रव एवं गैस जैसे खनिज तेल, परिष्कृत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा पेयजल आदि को परिवहन किया जाता है। एक बार पाइपलाइन बिछा देने के बाद इससे अबाधित प्रचलन होता रहता है। यह सस्ता एवं सुगम साधन है। इसे जल, थल
मरुस्थल, पर्वत, वन कहीं से भी निकाला जा सकता है। फिर भी कुछ हानियाँ भी इस परिवहन के प्रचालन में आती है, जैसे इसकी क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरा, भूमिगत होने के कारण मरम्मत कार्य में दिक्कतें आती है। तीसरा, सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझी जाती। चौथा, रिसाव का पता लगाना कठिन होता है। प्रश्न संख्या 3, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत का सड़क जाल विश्व के विशालतम सड़क जालों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 33.1 लाख किलोमीटर है 2005 के अनुसार, जिस पर प्रति वर्ष लगभग 85% यात्री एवं 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन सबसे उपयुक्त एवं अनुकूल माना जाता है। ये सड़कें देश के प्रमुख नगरों, महानगरों, राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्रों को, रेलवे जंक्शनों एवं विमानपत्तनों एवं समुद्री पत्तनों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि उत्पादन क्षेत्रों से लेकर लोगों के घरों तक पहुंच रखने वाला यह एकमात्र परिवहन एवं यातायात का साधन है। निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय महामार्गों, राज्य महामार्गों, जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कई बार इनको कच्ची एवं पक्की सड़कों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का मापन वहाँ विकसित परिवहन एवं संचार जाल के आधार पर भी किया जाता है, क्योंकि ये औद्योगिकीकरण एवं व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के महत्वपूर्ण सेवा तंत्र उपलब्ध करवाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।